हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जो है बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बता दूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद फ़िलहाल अभी मैं धनबाद लॉ कॉलेज से जो है लॉ कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। और ग्रेजुएशन के साथ साथ 2016 से मैं जो है होम ट्यूशन्स और बैच में ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा हूँ। यूट्यूब मेरा जो चैनल है दीप दुबे, इसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे देखने को। बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने डाले हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। और 2016 में ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन भी करता था, रेलवे और एसएससी का, और एग्ज़ाम्स भी देते रहा हूँ रेलवे और एसएससी का। 2018 का एक वैकेंसी था 01/2018 का, दैट इज़ ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का। इसका एलिजिबिलिटी था डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो मेरा डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में। तो इस वैकेंसी को मैंने भरा था 2018 में, और इसका एग्ज़ाम हुआ था 3 टायर में, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों टायर्स को क्लियर करने के बाद मेरा जो है टायर 4 में मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है जुलाई 2019 में। और इस साल 2020 मार्च में जो है मेरा नाम आया है पैनल में, और हमको जो है हाजीपुर जोन मिला हुआ है पैनल लिस्ट में। अभी डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसके अंदर 5 डिवीज़न्स आते हैं और ट्रेनिंग भी बाकी है आना। तो इसके बाद हमारा जो है डिवीज़न अलॉटमेंट होगा और ज्वाइनिंग लेटर आएगा। कोरोना के वजह से जो है ये थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अभी तक हो जाता। लगभग अक्टूबर से आना स्टार्ट होगा प्रोसेस, जो है काम अभी रुका हुआ है, ये आगे फिर अक्टूबर के बाद बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लॉकडाउन में जो है मैं कुछ दूसरे जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट 3 मंथ से, जब से लॉकडाउन है। तो उसी के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो है एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था। सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी जो है ये एग्ज़ाम कराती है हर साल। 8 से 10 हज़ार इसका वैकेंसी निकलता है जनरल ओबीसी एससी एसटी को मिला के, और इसका एग्ज़ाम होता है हर साल। और ये बहुत ही जो है अच्छा पोस्ट होता है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। ग्रुप A B लेवल का जॉब आपको मिलता है, गैजेटेड लेवल का जॉब मिलता है, इसमें कुछ गैजेटेड लेवल भी है, ग्रुप B लेवल का भी कुछ जॉब है, ग्रुप C लेवल का भी कुछ जॉब होता है। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जॉब होता है, सैलरी भी इसका हाई होता है और प्रेस्टिजियस जॉब होता है एसएससी सीजीएल का। तो क्योंकि अभी तक मेरा जो है जोन अलॉट हो चुका है लेकिन डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो एलपी भी बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इससे आगे मैं क्या करूं। तो यूपीएससी के बारे में सोच रहा था, बट यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, तो मेरे लिए उतना टाइम देना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ और लॉ भी कर रहा हूँ साथ में। तो मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल को मैंने टारगेट किया है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या है एसएससी सीजीएल, इसमें कैसे पोस्ट होते हैं, इसका एज एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसमें एग्ज़ाम रूल्स कैसे होता है, क्या आपको कितना स्कोर करना चाहिए, और मैं कैसे कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी क्या है मेरा, ये सब आपके साथ जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हाँ, और एएलपी में टायर 1 में जो है मेरा स्कोर एवरेज था 60, और टायर 2 में मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा था। जनरल का कट ऑफ से मेरा 25 नंबर जो है आगे था, इसीलिए मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया। टायर 3 हम लोग का साइको था, ये क्वालिफाइंग राउंड था, और ये दोनों को मिला के हम लोग का मेरिट लिस्ट बना था। तो क्योंकि इस टायर 2 में मेरा नंबर बहुत ही ज़्यादा हाई था, इसीलिए मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। और मेडिकल भी एलपी का बहुत ही टफ मेडिकल होता है, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में, तो A ग्रेड का मेडिकल इसमें चाहिए आपको, A1 चाहिए। तो मेरा मेडिकल भी A1 था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, और जोन हमको हाजीपुर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अपने बारे में शेयर किया। अब मैं आपको एसएससी सीजीएल, जिसका प्रिपरेशन मैं अब नेक्स्ट कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, और ये सब आपके साथ जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एसएससी सीजीएल। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल का होता है, मगर मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हो कोई भी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हुए हो, कितना भी परसेंटेज आपका मार्क्स है वो मैटर नहीं करता है, आप ये फॉर्म भर सकते हो और इसके हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है,
सिर्फ AAO को छोड़ के, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को छोड़ के, क्योंकि वो गैजेटेड रैंक का पोस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SSC CGL में हमको क्या क्या पोस्ट जो है मिलेगा, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको सैलरी कितना मिलेगा, इसका ग्रेड पे क्या है, आपको किस रैंक का जॉब मिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्योंकि SSC CGL जो है इसीलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमारे देश में UPSC के बाद अगर माना जाए कि अच्छा लेवल का जो जॉब होता है, गैजेटेड रैंक का जॉब जो होता है, वो SSC CGL ही देता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं AAO का। इसमें एक पोस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये जो पोस्ट होता है इसका ग्रेड पे होता है 4800 और ये गैजेटेड रैंक का पोस्ट होता है, A ग्रुप का पोस्ट होता है। ठीक है, मतलब लगभग UPSC का लेवल का आप मान सकते हैं इसको। इसके बाद इसमें जो है JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक पोस्ट होता है, इसका भी जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है और ये भी गैजेटेड रैंक का पोस्ट होता है, ग्रुप A लेवल का पोस्ट होता है। फिर इसमें जो है असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB एक पोस्ट होता है। फिर इसमें एक मिनट, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक पोस्ट होता है। फिर इसमें इंस्पेक्टर ऑफ GST का एक पोस्ट होता है। फिर इसमें इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का एक पोस्ट होता है। फिर इसमें इंस्पेक्टर एग्जामिनर का पोस्ट होता है। फिर इसमें प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है। फिर इसमें टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है। फिर इसमें कंपाइलर का पोस्ट होता है, ऑडिटर का पोस्ट होता है और UDC अपर डिविजनल क्लर्क का भी पोस्ट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी जॉब का ग्रेड पे आपको 4800 दिखेगा वो ग्रुप A लेवल का जॉब होता है। अगर ग्रेड पे 4200 से लेकर 4600 है वो आपका ग्रुप B लेवल का जॉब होता है और अगर ग्रेड पे 2800 का है तो वो ग्रुप C लेवल का जॉब होता है। इसमें मज़ा यही है कि अगर आप ग्रुप B लेवल में भी अगर आप एंटर करते हो, अगर आप जॉब लेते हो तो 5 से 6 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप जो है गैजेटेड रैंक पे मतलब ग्रुप A पे पहुंच जाओगे। अगर आप ग्रुप C का भी लेते हो तो 5 से 6 साल में आपका प्रमोशन होकर आप ग्रुप B लेवल में पहुंच जाओगे। ठीक है, सैलरी बहुत ही अच्छा होता है, काम और जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसमें और भी कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे कि ASO का पोस्ट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवे, ये भी एक पोस्ट होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा। तो ये सारा जो पोस्ट है हमको SSC CGL जो है देता है। AAO का पोस्ट देता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, JSO का पोस्ट देता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसका ग्रेड पे होता है 4800, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमको पोस्ट मिलता है, असिस्टेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलता है, इंस्पेक्टर ऑफ GST, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, कंपाइलर, ऑडिटर का और UDC अपर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट हमको मिलता है। ASO रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में भी हम लोग को मिलता है। तो ये सारा पोस्ट हम लोग को SSC CGL जो है ऑफर करता है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है, सबका ग्रेड पे और पेमेंट बहुत ही अच्छा होता है, सब ग्रुप A ग्रुप B लेवल का जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई भी जॉब प्रोफाइल में आप एंटर करते हो तो 5-6 साल के अंदर आप जो है प्रमोट होके नेक्स्ट प्रोफाइल पे चले जाओगे। मतलब अगर आप ग्रुप B में अगर आप एंटर करते हो 5 साल के अंदर आप गैजेटेड रैंक पे चले जाओगे, ग्रुप A लेवल पे चले जाओगे। तो ये तो इसका जॉब प्रोफाइल का बात हो गया और पोस्ट का नेम हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं SSC CGL का, कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, आप मिनिमम किस एज पे अप्लाई कर सकते हो और किस एज तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए
एज जो है, अगर आप 4800 का ग्रेड पे मतलब ग्रुप ए लेवल का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम आप जनरल कास्ट का बात कर रहे हैं 32 तक इस वैकेंसी को भर सकते हो, ठीक है। मिनिमम का बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 32 तक इसको भर सकते हो एज लेवल जनरल में, ठीक है। SC ST और OBC के लिए आप +5 कर लीजिए, OBC में +3 और SC ST के लिए +5 कर लीजिए। इसके बाद अगर हम एज का बात करें, जो 4200 से जिसका ग्रेड पे 4600 तक है, मतलब ग्रुप बी लेवल का जो जॉब्स है, वो सब के लिए जो आपका एज लिमिट है जनरल का वो होगा 30, ठीक है। 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 4200 से लेकर 4600 का ग्रेड पे का जो जॉब होगा, ग्रुप बी लेवल का जॉब जो होगा, वो आप एज 30 तक जनरल में अप्लाई कर सकते हो। OBC के लिए +3 कर लेना है, SC ST के लिए +5 कर लेना है, ठीक है। और एज अगर आप 2800 ग्रेड पे वाला जो जॉब है इसमें ग्रुप सी लेवल का, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 27 तक आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 27 तक आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 18 to 27, ठीक है। और SC ST और OBC के लिए +5 कर लेना है, OBC के लिए +3, SC ST के लिए +5। तो ये SSC CGL का एज लिमिट है। जनरल के लिए 32 है मैक्सिमम, जो 4800 का ग्रेड पे वाला है, ग्रुप ए लेवल का गैजेटेड लेवल का रैंक है ये। और जो 4200 से 4600 तक का है ये ग्रुप बी लेवल का है, इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 होता है जनरल का। 30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और 2800 ग्रेड पे का जो जॉब है ग्रुप सी लेवल का, जैसे अपर डिविजनल क्लर्क या टैक्स असिस्टेंट हो गया या इंस्पेक्टर पोस्ट जो है, ये सब आप मैक्सिमम 27 तक अप्लाई कर सकते हो जनरल कास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा एज लिमिट जो है SSC CGL का हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन। SSC CGL के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो SSC CGL के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है रहे, ये मैटर नहीं करता है इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 45% मार्क्स लेके भी पास आउट है तो आप CGL का वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से भी ग्रेजुएशन किए हो, जैसे कि इग्नू से ग्रेजुएशन अगर आप किए हो, तो उस कंडीशन में भी आप SSC CGL का वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका जो है ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट के छोड़ के आप इसमें अपीयर नहीं कर सकते हैं। बीटेक वाले जो है वो लोग भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटेक बैचलर ऑफ डिग्री होता है, वो भी ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें भी आप उस कंडीशन में भी आप इसमें अपीयर हो सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम लोग जो है इसमें बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, आपका कितना टायर होता है, हर टायर में किस पोर्शन से जो है सवाल पूछे जाते हैं, और आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो मैं 3 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान, इसका प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि CGL का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, CGL में 4 टियर या टायर बोल सकते हैं, 4 टियर में इसका एग्ज़ाम होता है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। 4 टियर में इसका एग्ज़ाम होता है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। अगर आपको SSC CGL में जॉब लेना है तो चारों एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। चारों एग्ज़ाम्स में वो मार्क्स भी लाना पड़ेगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे कि आपका मेरिट में नाम बने। तब आपको, अगर ये चारों टियर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है SSC में जॉब मिलेगा, CGL में बढ़िया जॉब मिलेगा। अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको गैजेटेड रैंक का जॉब मिलेगा। अगर उससे थोड़ा कम करते हैं तो आपको ग्रुप बी लेवल का जॉब मिलेगा, और उससे भी कम रहते हैं तो आपको ग्रुप सी लेवल का जॉब इसमें मिलेगा, ठीक है। अब हम ईच टियर का बात करेंगे कि हर टियर में एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या क्या हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले हम टायर 1 का बात करते हैं। टायर 1 जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का टायर 1 होता है, ठीक है।
इस पे 100 क्वेश्चंस हमको मिलेंगे एग्जाम में। हर करेक्ट आंसर के लिए हमको +2 मिलता है नंबर, और हर रॉन्ग आंसर के लिए जो है -0.5 जो है नंबर कटेगा। 0.2 हर करेक्ट आंसर के लिए ऊपर जाएगा नंबर, 0.5 नंबर हर गलत नेगेटिव आंसर के लिए नंबर कटेगा। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर नेगेटिव जाएगा। 100 क्वेश्चंस। और टाइम क्या होता है इसका? टाइम होता है 1 आवर, दैट इज 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, टायर 1 का बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का। इसमें 4 सेक्टर में एग्जाम होता है। रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड जीके से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। सब मिला के 100 क्वेश्चंस, मार्क्स 200। ईच क्वेश्चन में मार्क होगा 2 नंबर। अगर आप सही करते हैं तो +2 मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 नंबर नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग का सिलेबस आप नेट में देख सकते हैं, चैप्टर वाइज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो रीजनिंग सेक्टर होता है वो एसएससी का इजी होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार रीजनिंग का बुक कंप्लीट किया हुआ है और अगर आप मॉक टेस्ट का 10 या 20 पेपर दे चुके हैं या प्रीवियस ईयर का आप 20-30 पेपर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो रीजनिंग जो है आपका बन जाएगा। 20 से 22 क्वेश्चन आप 25 में से बना लोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो। ठीक है, इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश का जो सेक्टर है इसके लिए, इंग्लिश के लिए आपका वोकैब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3000 प्लस वर्ड्स का आपको मीनिंग स्टॉक करना है, मतलब याद करना है, रटना है। ठीक है, और ये करने के लिए आपको मिनिमम मेरे हिसाब से तो कम से कम रेगुलर टाइम अगर आप देते हैं रोज़ तो 6 मंथ्स से 1 साल का टाइम इसमें आपको लग जाएगा। या अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बना रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं और वहाँ से आप वर्ड कलेक्शंस कर करके याद कर रहे हैं तो कम से कम भी आप 100 मॉक पेपर का अगर आप वर्ड्स याद करते हैं तो भी वो काफ़ी नहीं होगा, बट एक हद तक वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको तो टाइम देना पड़ेगा, 6 महीना से 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। ग्रामर पार्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी चैप्टर्स है, वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, स्पॉटिंग दी एरर्स, ये सब पार्ट्स भी आपको जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक बात है कि इंग्लिश में आपको रीडिंग्स भी करने हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, बुक रीडिंग करना है। ठीक है, नए नए वर्ड्स का जो है मीनिंग कलेक्ट करना है। और एक इजी तरीका ये भी है जो मैं फॉलो करता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में आपको PDF मिलेगा गूगल में, पूछा गया जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, आपको उसका 3000 का स्टॉक मिलेगा। उसको आप याद कीजिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन 60-70% क्वेश्चंस रिपीट आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश का बात हो गया। इसके बाद हम करते हैं मैथ्स। मैथ्स अगर आपका एकदम वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, तब तो आपको एसएससी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 2 साल का आपको मेहनत देना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं 10th लेवल तक। तो मैथ्स हमारा लगभग जो है अच्छा बन जाता है और अच्छा भी है। ठीक है, प्री लेवल का मैथ्स हम लोग का अच्छा है। ठीक है, तो मैथ्स में आपका जो है चैप्टर्स अर्थमेटिक और एडवांस 2 रहेगा। अर्थमेटिक में आपको चैप्टर मिलेंगे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रूट, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चैप्टर्स आपको अर्थमेटिक में मिलेगा। पाइप्स एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम, ये सब चैप्टर्स को आपको कर लेना है बुक से। ठीक है, राकेश यादव का बुक आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको PDF नेट में मिल जाएगा, या बुक खरीद भी सकते हैं। 7200 क्वेश्चंस उसमें है, या किरण पब्लिकेशंस का आप वहाँ से कर सकते हैं। उसमें सब SSC CGL में पूछा हुआ सवाल है इन सब चैप्टर्स से। ठीक है, और एडवांस लेवल का जो मैथ होगा उसमें आपका आएगा एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ये चारों पार्ट जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एडवांस लेवल को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चंस को आप बनाइए। बुक जो राकेश यादव का आता है उसमें 7200 प्लस क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चंस को आप बनाइए, 1 बार 2 बार बनाइए, मैथ आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा बनाने का जरूरत पड़ा नहीं, धीरे धीरे वहीं से हो गया। ठीक है, और कंपटीशन का तैयारी भी हम लोग 3 साल से करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं जीके का।
जो जीके सेक्शन होता है ये बहुत ही वास्ट होता है। इसमें आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, फिर आपको साइंस सेक्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो जीके का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, ये एक दिन में नहीं हो सकता है, आपको कम से कम 1 से 2 साल देना पड़ेगा, तो आपका जीके जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। और साइंस लेवल के लिए स्पेशली जो है आप हिस्ट्री पॉलिटी को रट सकते हैं, लेकिन साइंस लेवल को आप नहीं रट सकते। साइंस लेवल के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्पेशली बायोलॉजी में, ठीक है। तो क्योंकि ये हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वहीं से हम लोग का जो है धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को हम लोग जो है लूसेंट से पढ़ते हैं अभी भी। तो ये जो है प्री का सिलेबस हो गया, प्री पहला एग्जाम टायर 1 का जो है इस तरह से कुछ सिलेबस हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमको टायर 1 में कितना नंबर लाना है और किस सेक्टर में हम कितना नंबर ला सकते हैं ताकि टायर 1 को हम क्लियर करें। तो देखिए, टायर 1 को क्लियर करने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब आपका स्कोर होगा 44 होना चाहिए। मैथ्स में भी आपको कम से कम 22 बनाना है, आपका स्कोर होना चाहिए 44। इससे ज़्यादा भी बने तो ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना बनना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ सेक्शन जो होता है स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश जो है इसमें कम से कम आप जो है 20 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपका स्कोर कम से कम 40 होना चाहिए। अब बचा जीके। जीके ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, मेरा मानना है कि 10 का क्वेश्चन भी सही करना जो है बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप नहीं जानते कि लक पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके नॉलेज में वो है, आया है या बाहर से आया है, क्योंकि जीके का कोई एंड नहीं होता है इस क्वेश्चंस का। मैथ आप बना सकते हो एक सर्टेन पैटर्न में, उसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग आप बना सकते हो, इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर से कभी कभी रिपीट होता है या आप बना लोगे, लेकिन जीके बहुत ही टफ सेक्शन होता है, इसमें आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। अगर कर लिए बाई लक आपका नॉन क्वेश्चन आ गया या जीके उतना स्ट्रॉन्ग है तो देन वेरी गुड, इट्स ओके। बट मेरे हिसाब से तो जीके में अगर आप 10 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो बहुत है, मतलब 20 नंबर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो है 148 बनता है रॉ मार्क्स प्री में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोर, अच्छा स्कोर माना जाता है, वेरी गुड स्कोर। 148 अगर आप कर लेते हैं जनरल कास्ट में तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा रॉ में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर आपका 160 प्लस बनेगा। एंड 160 प्लस अगर आप लेके आते हैं तब कटअप से बहुत ऊपर चले जाओगे, क्योंकि टायर 1 में जनरल का जो कटअप जाता है वो एवरेज अगर आप पीछे 5 साल का या 4 साल का उठा के देख ले तो 130 से 135 के बीच में जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, किसी साल 137 भी गया हुआ है, किसी साल 131 भी गया हुआ है, ठीक है। तो इसी के बीच हम मान लेते हैं कि टायर 1 का कटअप जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर आप 148 रॉ में स्कोर कर लेते हैं, 160 प्लस अगर आपका हो जाता है नॉर्मलाइज होने के बाद, तो आप कटअप से 25 नंबर आगे है, मतलब आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, गैजेटेड रैंक के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और आपका जो मेरिट बनेगा फाइनली उस मेरिट में भी आप आ जाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है SSC CGL के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप टॉप जो SSC CGL का स्कोरर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो भी आपको वो यही कहते मिलेंगे कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयारी के साथ साथ बनाते रहना है, मॉक टेस्ट भी आपको तैयारी के साथ साथ देते रहना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रिपरेशन में, ये बहुत हेल्प करता है। अगर यहाँ 140 के जगह 148 के जगह अगर आप 140 भी स्कोर करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 150 प्लस तो बनेगा ही, जो कि भी बहुत गुड स्कोर है। आप गैजेटेड रैंक के लिए हो सकता है एलिजिबल नहीं होंगे जनरल कास्ट में अगर आप है, लेकिन ग्रुप बी ग्रुप सी लेवल के लिए जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर अभी भी आप माइंड में ये सेट करके बैठे हुए हो कि 130 135 कटअप जाता है तो मैं बस अगर 132 या 135 ला के कटअप क्रॉस कर जाता हूँ तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ नाम के लिए टायर 2 देने के लिए जाओगे, बट फाइनल मेरिट में आप नहीं आओगे, ठीक है। अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है तो टायर 1 में आपको जो ये कटअप जाता है जनरल का 130 से 135 नॉर्मलाइजेशन के बाद, आपको उस कटअप से कम 15-20 नंबर आगे रहना है। या तो 150 प्लस रहिए या 160 प्लस रहिएगा तो और भी बेटर है, या जितना ज़्यादा आप और आगे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सिलेबस हो गया टायर 1 का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारा जो, अच्छा हाँ, एक और बात, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। आपको टाइम जो है 1 आवर मिलेगा, दैट इज़ 60 मिनट, मगर और क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चन हैं।
100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में बनाना है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आप जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम भी नहीं दे सकते हैं। आपको ईच क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। मतलब ये जो आप 25 मैथ बनाओगे, ये कम से कम जो है आपको एक मैथ में आप 35 to 40 सेकंड्स ही दे सकते हैं। उसी के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसी के अंदर आपको रफ पेज में उसको शॉर्ट वे में सॉल्व भी करना है, ज़्यादा उसको लेंदी वगैरह नहीं करना है, और तुरंत कैलकुलेशन करके और माउस से जो है क्लिक भी करना है। और ये स्पीड आपको लाने के लिए प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। 6 महीना साल भर लग जाएगा आपका स्पीड आते आते, वरना ये नहीं आएगा मेरे हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप कितना टाइम किस में दे सकते हो। तो देखिए, रीजनिंग जो सेक्टर होता है, रीजनिंग जो सेक्टर होता है, मेरे हिसाब से मैं जब मॉक टेस्ट देता हूँ तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करने का कोशिश जो है करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं 10 मिनट देता हूँ, ठीक है। और जो जीके सेक्शन है इसमें मैं 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। तो 10 और 10 20 और 5 25 मिनट जो है मैं इन 3 सेक्शंस में दे देता हूँ। इसके बाद बचा मैथ। मैथ में मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट मेरा जाए। किसी सेट में अगर टफ पेपर आ गया तो 25 मिनट लगता है, किसी सेट में अगर इजी पेपर आ गया तो 20 मिनट लगता है। और बाकी जो 5-10 मिनट बचता है इसके बाद भी, उसमें मैं रिवाइज करता हूँ जो क्वेश्चन छूट जाता है या जो क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ उसको छोड़ देता हूँ तुरंत। उसको ये टाइम जो बचा उसमें लास्ट में मैं ट्राई करता हूँ, अगर बना तो बना, ठीक है, नहीं तो नहीं बना, ठीक है। 3 महीना से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कोई भी प्रीवियस ईयर का मैं मॉक देता हूँ एसएससी सीजीएल का, तो लगभग जो है मेरा स्कोर एवरेज में 130-135 आता है, ठीक है। 130-135, किसी किसी में 140 भी होता है, लेकिन एवरेज मान के चलिए तो 135 मेरा भी आ जाता है। प्री का बात कर रहा हूँ, टायर 1 का 135 आ जाता है। और जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आप मान सकते हैं कि वो 150 प्लस स्कोर देगा। तो ये हमारा जो है इस तरह का टाइम मैनेजमेंट हमको जो है करना है। इस तरह का टाइम मैनेजमेंट में हम जो है इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको सिर्फ सीखना ही नहीं है मैथ, सिर्फ आपको सीखना ही नहीं है, आपको वो मैथ स्पीड से भी करना है दूसरे स्टूडेंट के कंपेरिजन में, ठीक है। मतलब आप हर मैथ में 30-45 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको 5 मिनट समय दिया जाए तो वो मैथ आप बना लोगे, लेकिन आपको वही मैथ वहाँ एग्जाम में 30 या 45 सेकंड्स में बनाना है, तभी आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टायर 1 एग्जाम के लिए, वरना आप जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे 1 घंटा टाइम के अंदर। कब टाइम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ये टायर 1 का बात हो गया। टायर 1 को अब हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं टायर 2 की तरफ। अगर आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो तो टायर 2 में जो है किस किस सेक्शन में एग्जाम होगा, उसमें नंबर क्या क्या होता है और आपको कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो टायर 1 के अगर आप क्लियर करते हो तो टायर 2 में आप चले जाओगे। टायर 2 में जो है 2 पेपर होता है, एक होता है मैथ्स, एक होता है इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेगा 200। मतलब ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा +2 और ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स जो है 0.5। ये मैथ का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में रहेगा 200 क्वेश्चंस और इस पे रहेगा 200 मार्क्स और +1 आपको हर करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा और नेगेटिव 0.25 जाता है इसमें। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर जाएगा आपका, ठीक है, इंग्लिश में। और ये पेपर भी होता है 2 घंटा का टाइम और इंग्लिश भी आपको होगा 2 घंटा का। ये टायर 2 का हो गया, ठीक है। AAO को छोड़ के और JSO को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए और 2 अलग पेपर्स होते हैं। गैजेटेड रैंक का जो पोस्ट होता है उसको छोड़ के अगर ग्रुप B और ग्रुप C लेवल का जितना जॉब होता है उसको मान ले तो ये होगा टायर 2 उसका, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मैथ्स क्या प्री जो हम एग्ज़ाम अभी दिए क्वेश्चंस जो रहता है, क्या सिलेबस और चैप्टर्स वही रहेंगे? तो यस, चैप्टर्स वही रहेंगे। जो आप प्री के लिए जो चैप्टर्स पढ़ोगे एडवांस और अर्थमेटिक में, वही चैप्टर्स आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे, अर्थमेटिक और एडवांस में, ठीक है, मेंस के लिए भी। बट जो क्वेश्चन का लेवल होता है प्री में, वो लेवल यहाँ पे होता है और मेंस का जो मैथ का पेपर होता है उसमें जो है वो लेवल यहाँ पे चला जाता है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख ले तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम लगेगा, तब आपका जो है मैथ्स में कमांड आएगा टायर 2 के लिए। टायर 1 के लिए तो कमांड आ जाएगा, लेकिन टायर 2 के लिए अगर आपको कमांड लाना है तो उसके लिए अलग से 6 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा टायर 2 का क्वेश्चन, ठीक है।
जो टायर 2 में पूछे गए सवाल है वो उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि चैप्टर्स तो वही रहेंगे लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। प्री से क्वेश्चंस इसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से। इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। तो इंग्लिश में भी जैसे अगर कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप 40 या 50 क्वेश्चंस बना लेते हैं, मतलब अगर आप 80,000 क्वेश्चंस 8000 क्वेश्चंस बना लेते हैं या 9000 या 10,000 क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा। और इंग्लिश तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। इंग्लिश के लिए हम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो प्री में करते हैं, वही स्ट्रैटेजी हम मेंस के लिए भी इंग्लिश में फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्री का लेवल से जो मेंस का लेवल होता है मैथ्स में वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। ये मैंने भी जाना है, ये 4-5 महीना पहले ही, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे भी लगता था कि प्री में जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा टफ आ सकता है मेंस में। मैं सोचता था कि वही लेवल आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है मैथ्स जो SSC का है मेंस में, वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल रहता है। इसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस इसका करते हो तो कमांड आ जाएगा। इसमें आपको टाइम लगेगा 6 मंथ्स का, ठीक है। और टाइम 2 आवर का रहता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.5 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि इसमें अगर आप जनरल हो तो कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कम से कम मेरे हिसाब से आपको मैथ सेक्शन में 160 स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 80 क्वेश्चन करेक्ट करना है। और इंग्लिश में भी आपको 160 स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 80 क्वेश्चन करेक्ट करना है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम में नहीं चलेगा। अगर आप जनरल कास्ट हो तो कम से कम इतना तो करना ही है, ठीक है। मतलब आपका टोटल कितना बनता है 320। और देखिए टायर 2 में जो है वो ज़्यादा हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलता नहीं है, क्योंकि टायर 2 में कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। टायर 1 में मान लीजिए अगर 30 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं या 20 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं टायर 1 के लिए, तो टायर 2 में सिर्फ जो है 1 लाख ही जाते हैं। 30 लाख में से 1 लाख ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम 1 लाख के बीच में ही होगा, तो आपको 1 लाख के बीच में ही कंपटीशन अपना जो है पार करना है। तो इसीलिए इसमें मैथ में आपको 160 स्कोर करना पड़ेगा 200 में से, इंग्लिश में आपको 160 करना पड़ेगा, मतलब दोनों मिला के 320 अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो। और आप टायर 1 में कितना स्कोर करके आए हैं, लगभग मैं मान लेता हूँ जो है 150 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर कितना बनेगा यहाँ तक, टायर 1 और टायर 2 मिला के 470 आपका स्कोर अभी तक बनता है, ठीक है। अगर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर मिल भी जाता है तो आपका लगभग मान लेते हैं कि 480 बन जाएगा, ठीक है। अभी तक आपका स्कोर टायर 1 और टायर 2 मिला के, क्योंकि SSC का यही रूल होता है कि हर टायर का एग्जाम को नंबर को जोड़ा जाता है। टायर 1 का नंबर को जोड़ेगा, टायर 2 का, टायर 3 का, टायर 4 का, और फिर फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपका ये मैटर करेगा कि टायर 1 में आप कितना लाए हो। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, ठीक है। लोको पायलट में हम लोग का ऐसा नहीं हुआ था। टायर 1 में हम लोग जितना भी लाए थे मेरिट हम लोग का टायर 2 और टायर 3 मिला के बना था। टायर 1 का मार्क्स नहीं जोड़ा गया था उसमें, लेकिन इसमें जोड़ा जाता है। तो अभी तक आप 480 ला चुके हैं, ठीक है। अगर आप लाते हैं तो आप सेफ है, मतलब इस स्कोर पे आप AAO के लिए तो एलिजिबल नहीं बनोगे, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल ग्रुप बी और ग्रुप सी का बन जाओगे। इससे और भी थोड़ा अगर हाई आप रखते हो स्कोर को, मतलब आप टायर 1 और टायर 2 मिला के सपोज आप अगर 500 का स्कोर कर देते हो जनरल कास्ट में, तो आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए लगभग जो है एलिजिबल हो जाओगे। मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। सारे पोस्ट ASO वगैरह सबके लिए आप एलिजिबल रहोगे टायर 2 में। तो ये टायर 2 का फंडा हो गया, ठीक है। टायर 2 के बाद हम चलते हैं अब एग्जाम टायर 3। टायर 3 भी कंपलसरी होता है, हर एक को देना है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। इसमें क्या होता है, इंग्लिश का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपको ऐसे मिलेगा या लेटर मिलेगा या प्रेसी लिखने को मिलेगा, ये सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपका वोकैब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और देखिए टायर 3 में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक एवरेज मार्किंग होता है, मतलब कैंडिडेट जो है लगभग 60 से 70 के बीच में स्कोर करता है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कैंडिडेट 75-80 भी स्कोर करते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप एवरेज स्कोर जो है 60 से 70 कर सकोगे। अगर आप 60 भी स्कोर कर लेते हो टायर 3 में, और इधर आपका हम 480 ही मान के चलते हैं, तो 480 + 60 जो है आप 540 आ जाएगा आपका तीनों टायर मिला के, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 मिला के। तो 540 में आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 470 भी रहता है तो 60 के बाद आपका जो है 530 बन जाएगा। इसमें भी आप इंस्पेक्टर पोस्ट सब के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो ये होता है टायर 3 का फंडा इंग्लिश में। इसके बाद आता है टायर 4। टायर 4 जो है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये अगर आप टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए भरते हो तो आपको टायर 4 देना पड़ेगा, दैट इज़ उसमें टाइपिंग एग्ज़ाम होगा।
2000 वर्ड्स 15 मिनट में आपको टाइप करने हैं इंग्लिश में। और अगर आप जो है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट है, तो आपको वर्ड, पावर पॉइंट या स्प्रेडशीट में प्रेजेंटेशन एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये टायर 4 का एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ठीक है। फिर आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 चारों टायर का मार्क्स को जोड़ा जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। लेकिन अगर आप ये सब टायर 4 से बचना चाहते हो तो आपको ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रेलवे और IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये दोनों पोस्ट में टायर 4 नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर आप टायर 3 तक, मेरा बात मानो, अगर आप टायर 3 तक 500 + 60 दैट इज 560 अगर आप टायर 3 तक स्कोर कर लेते हैं, और अगर आप जनरल कास्ट में है 560 अगर आप स्कोर कर लेते हैं टायर 3 तक, तो आपका ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में हो जाएगा, दैट इज रेलवे और IB में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है, ग्रुप B लेवल का पोस्ट होता है, इसका एज लिमिट भी 30 होता है जनरल का, ठीक है। ग्रुप B लेवल का पोस्ट होता है, बहुत ही हाई। 5 साल के अंदर आप प्रमोट होकर ग्रुप A लेवल में चले जाओगे, गैजेटेड रैंक पे चले जाओगे, ठीक है। 5 साल के अंदर, मतलब लगभग आप UPSC के बराबर लेवल रैंक में चले जाओगे 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ASO के लिए आप 560 अगर आप जनरल में स्कोर कर लेते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 मिला के, तो आपको टायर 4 में पास अगर आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा, आपको ASO का पोस्ट मिल जाएगा रेलवे और IB में। और ये इसका एज लिमिट भी 30 होता है जनरल के लिए, और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है, ग्रुप B लेवल का होता है। 5 साल के अंदर आपको प्रमोट होकर ग्रुप A लेवल पे आप चले जाओगे, गैजेटेड रैंक पे आप चले जाओगे, ठीक है। इससे थोड़ा अगर कम स्कोर है, 540 या 530 स्कोर आपका है, बन रहा है, तो टायर 4 आपको देना होगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग पास करना पड़ेगा, और इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको वर्ड या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, 1 मंथ का टाइम तो मिलता ही है, 1 मंथ का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है पूरा एग्जाम पैटर्न SSC CGL का, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। आपको चारों एग्जाम्स का नंबर ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब आपको चारों एग्जाम में बेटर स्कोर करना है। टायर 1 में आपको कम से कम जो है, कम से कम जनरल कास्ट के हो तो 150+ स्कोर रखना, कम से कम 160 रहेगा तो और भी बेटर है। और मैथ्स में आपका जो है 160, इंग्लिश में आपका 160, और टायर 4 में आपका 60। ये स्कोर आपका रहना चाहिए अगर आप जनरल कास्ट को बिलोंग करते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है SSC CGL के लिए, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी मैं भी बना के चल रहा हूँ। तो ये आपका एग्ज़ाम का तरीका हो गया, ठीक है, और एग्ज़ाम के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि YouTube चैनल पे हम क्या वीडियोस देंगे और आपको उससे किस तरह का हेल्प जो है मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक जॉब होल्डर हूँ तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस मेरा है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हम जो है मतलब टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसका मैथ्स का और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल 2016 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे, 2017 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे, 2018 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे, 2019 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे। लगभग जो है 80+ क्वेश्चंस कराएंगे, मतलब 80 × 25 करो तो 2000 मैथ का पूछा गया सवाल कराएंगे, और 80 × 25 करो तो 2000 इंग्लिश का पूछा गया सवाल कराएंगे, ठीक है। अब मैथ में तो अगर आप 2000 सवाल प्रीवियस ईयर का कर लेते हो अच्छा से, तो वही कंसेप्ट में पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। आप अच्छा स्कोर करोगे, निकल जाएगा कुछ एग्ज़ाम। और इंग्लिश में भी हम कराएंगे। अब एक और बात, मैथ्स में हमेशा आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल देखोगे, या मैं भी फॉलो करता हूँ, तो हर सर कहते हैं ट्रिक, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं या जो भी निकाले हैं। लेकिन आप अगर इंटरव्यू देखोगे कोई भी SSC एस्पिरेंट का या कैंडिडेट का जो ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका है एग्ज़ाम को, तो वो आपको ट्रिक पे फोकस करने पहले कभी नहीं कहेगा, ठीक है। आपको पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो ट्रिक जो होता है वो आप अपने आप अप्लाई करोगे। मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ।
ट्रिक आप अपने आप अप्लाई करोगे। ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस के लिए होता है, और कैसे होता है क्या होता है वो बताएंगे ट्रिक, चीज शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो। लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे ट्रिक आप बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैथ्स का जो 25 क्वेश्चंस ईच डे कराएंगे प्रीवियस ईयर का, ईच क्वेश्चन को मैं आपको कंसेप्ट वाइज भी बताऊंगा और उसी क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से भी दिखाऊंगा कि मैं उसको कैसे तुरंत सॉल्व करता हूँ विद इन 30 सेकंड्स, आप कैसे उसको करोगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है, वरना ट्रिक आपको रटना पड़ेगा, मैथ रटने से नहीं होता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कराएंगे, पीछे साल पूछे गया जो सवाल है, स्पॉटिंग द एरर्स या सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसी क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी तरह से आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट हो रहा है। आप भी उसी तरह से मैं चाहूँगा कि करते रहिए, तो जो है अच्छा रहेगा, एसएससी सीजीएल आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और मैं इसका प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोको पायलट में जो है मेरा जॉब हो चुका है, असिस्टेंट लोको पायलट में डिवीजन अलॉटमेंट होना बाकी है, जैसे कि मैंने बताया हाजीपुर जोन मुझे मिल चुका है, पैनल में नाम आ चुका है। अब इससे बेटर अगर कोई जॉब मुझे लग रहा है तो वो मेरे लिए एसएससी सीजीएल है, जो मुझे गैजेटेड रैंक का जॉब दे सकता है, यूपीएससी के बराबर लेवल का जॉब दे सकता है। तो इसीलिए मैं अभी इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं लास्ट जो है 3 मंथ्स से, लॉकडाउन के टाइम से जो है मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। और ऐसे तो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन मैं 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली सीजीएल पे फोकस करके मैं प्रिपरेशन जो है 3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लगभग जो है प्री का 90+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिया है, 90+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिया है, रोज एवरीडे एक 90+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बना लिया है। अभी जो मेरा एवरेज स्कोर है वो 135 आता है रॉ स्कोर, ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज करके अगर आप देखोगे तो 150+ ये जाएगा, ठीक है। स्पीड भी ठीक है, मैं हर एक पेपर को लगभग जो है 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो रहा प्री का। मेंस का बात करें तो मेरा लेवल मेंस का उतना हाई अभी नहीं है, ठीक है। मैं मेंस का तैयारी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं प्री का जो है आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3 महीना बाद जब मेंस का भी मैं कुछ पेपर्स सॉल्व कर लूँगा, क्वेश्चन पेपर्स लगभग जो है 50 या 40, तो फिर मैं मेंस का मैथ्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, कि उसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्या लेवल के रहते हैं। थैंक यू। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और हम जो है मेनली ये सब एसएससी सीजीएल 2020 को फोकस करके कर रहे हैं, जिसका वैकेंसी जो है दिसंबर में आने वाला है, लगभग लग रहा है नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक आ जाएगा। इसको फोकस करके हम लोग चलेंगे। 6 मंथ्स तक अगर हम रेगुलर तैयारी करते हैं तो प्री भी निकाल लेंगे, उसके बाद 4 महीना का तैयारी करेंगे तो मेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमको यही बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ करके चलना है। तो कल से हम जो है ईयर वाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, को बेनिफिट मिलेगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ तैयारी, आपको साथ बस शेयर करता रहूँगा मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। 2019 का सारा शिफ्ट, 2018 का सारा शिफ्ट, 17 का, 16 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ भी, ट्रिक के साथ भी, दोनों चीज़ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसेप्ट के साथ कैसे करेंगे और ट्रिक क्या होता है, ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। ट्रिक एक्चुअली कुछ नहीं होता, कंसेप्ट को ही हम शॉर्ट कर देते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको फॉर्मूला लिखना है, पूरा डिटेल्स में लिखना है, फिर उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। और यही चीज़ हम ट्रिक में क्या करते हैं, फॉर्मूला और डिटेल्स को हटा देते हैं, सिर्फ हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक और बात कि अब जो मेरा चैनल है, जिसमें मैं लास्ट 2 साल से एकेडमिक लेवल का वीडियोस डाल रहा हूँ, 9 और 10 का, ICSE CBSE का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उसका अब वीडियोस जो है मैं नहीं डालूंगा, और अब मैं SSC कंपटीशन लेवल का वीडियोस उसमें डालना स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दीप दुबे, ठीक है। और फेसबुक में भी आपको कुछ कुछ मिलेगा। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, मेरा फेसबुक जो साइट है दीप दुबे नाम से, उस पर आपको SSC CGL का मैथ्स का प्रिपरेशन के लिए उस पर सारा फार्मूलाज मैंने डाला हुआ है। ज्योमेट्री का नहीं है उसमें, अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का है, मेंसुरेशन का है। सिर्फ ज्योमेट्री को छोड़कर उसमें टोटल 120+ फार्मूलाज है या 130 फार्मूलाज है कुछ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके और सारा 130 फार्मूलाज को आप याद कीजिए और रटिए, क्योंकि बिना वो फार्मूलाज का आप सम यहाँ बना नहीं सकोगे, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि ज्योमेट्री का फार्मूलाज मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एंड थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको अच्छा लगेगा।